गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपनी व्याकरण की कक्षाएं शुरू कर चुके हैं, जिसमें बच्चों हमने पहले लेसन में पत्र लेखन पढ़ा था और पत्र लेखन आपने कॉपी में कर भी लिए होंगे बच्चों। तो बच्चों, हमने अपना अगला लेक्चर जो था वो विकारी शब्द शुरू कर दिया था। तो बच्चों, विकारी शब्द हम जो आपको बता रहे थे उसमें हमने पढ़ लिया था कि विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द में हम चार क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं संज्ञा। तो बच्चों, आपको समझाया गया था कि संज्ञा आखिर होती क्या है। संज्ञा कोई भी नाम है, अर्थात हम जहाँ भी कोई नाम सुने और सुनते ही उसका एक चित्र मस्तिष्क में आ जाए, इसका तात्पर्य यही है कि आप उसे अच्छे से समझ गए, मतलब आप उसे पहले से जानते हैं। तो वो जो एक पहचान है वही संज्ञा है। जैसे हम कहें कुर्सी, तो मस्तिष्क में कुर्सी का चित्र आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कोई कहे महल, तो एक महल दिखने लगेगा। तो इस तरह से कोई भी नाम आ जाए तो नाम जो होते हैं वो सब संज्ञा ही होते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, दशा, स्थान, किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, दशा, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, दशा, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण कैसे बच्चों? इनके उदाहरण देखिए, जैसे कि मेरी कलम कहाँ है? अब मेरी कलम, ये कलम क्या है? एक वस्तु है। कलम वस्तु है। ठीक उसी प्रकार से राम कानपुर गया। अब कानपुर क्या है? स्थान है। ठीक ऐसे ही बचपन की याद आ गई। अब बचपन क्या है? एक भाव है। मतलब बच्चों, ये क्या संकेत कर रहे हैं कि व्यक्ति, कलम जो है वो एक क्या है? वस्तु है। राम जो है वो एक व्यक्ति है। कानपुर जो है वो एक स्थान है और बचपन जो है वो एक भाव है। तो ये सब बच्चों क्या है? ये सब आपकी क्या है?
एक नाम है। तो नाम में इनमें फ़र्क है। जैसे कलम वस्तु है, राम व्यक्ति है, कानपुर स्थान है और बचपन एक भाव है। तो बच्चों कुल मिलाकर किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, दशा, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब है संज्ञा की भेद। संज्ञा के भेद। तो बच्चों ध्यान से देखिए, संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने हैं? कुल मिलाकर बच्चों मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, लेकिन 3 में भी उन भेदों को अलग अलग कर दिया जाता है। अब कैसे है संज्ञा के भेद, वो ध्यान दीजिए। संज्ञा के भेद कितने हैं? पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक जो है बच्चों, इसके 2 भेद हैं। जातिवाचक को द्रव्यवाचक और समूहवाचक, 2 भेदों में विभाजित किया जाता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है बच्चों कि ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो भेद हैं, ये किसके भेद हैं? जातिवाचक के 2 भेद हैं। क्योंकि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक से निकला है। कहीं कहीं किसी किताब में संज्ञा के 5 भेद कर दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें 5 मानकर पढ़ लीजिए। यदि वो इन्हीं में आगे द्रव्यवाचक समूहवाचक करते हैं तो वो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जो बात सही है वो ये है कि जातिवाचक से ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक निकला है। तो ये जातिवाचक के भेद है। अब बच्चों सबसे पहले आपका आता है क्या? व्यक्तिवाचक। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? पहले ये देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति का संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति का बोध प्राप्त हो। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति का बोध प्राप्त हो, बोध प्राप्त हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति का बोध प्राप्त हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बच्चों? आपको ऊपर लिखा है राम, किशन, मोहन, सीता, व्यक्ति का नाम। तो वो कैसे? जैसे अब बच्चों व्यक्ति में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का ही नाम हो, वो किसी नदी का नाम हो सकता है, पहाड़ का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हिमालय भारत का
पहरेदार है हिमालय। अब ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर दूसरा उदाहरण है कि यहाँ लिख लिया आपने गंगा नदियों में पवित्रतम, गंगा नदियों में सबसे श्रेष्ठ है। अब गंगा ये एक नदी का नाम है, तो गंगा नदियों में सबसे श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं बच्चों किसी व्यक्ति के नाम की। अब ये नाम ही है, ये ध्यान देने की बात है कि नाम से समझना है आपको कि नाम से कैसे। फिर जैसे मान लीजिए आ गया मोहन विद्यालय जाता है। अब मोहन, तो ये सब क्या है बच्चों, ये आपके व्यक्ति के नाम है। तो ये किसको शो कर रहे हैं, एक व्यक्ति को शो कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिमालय पर्वत का नाम, गंगा नदी का नाम, मोहन व्यक्ति का नाम, तो ये किसको शो कर रहे हैं, व्यक्ति को शो कर रहे हैं, किसी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इसे हमें ध्यान देना है कि जहाँ किसी व्यक्ति की ओर संकेत हो तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट जो भाव है वो है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध प्राप्त, संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध प्राप्त हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध प्राप्त हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों, अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि जाति यानी किसी समूह का, तो वो समूह कैसे होगा वो आपको ध्यान देना है कि समूह किस प्रकार से। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है, जैसे कि हम कहें उदाहरण देखिए, जैसे भारत में बहुत सी नदियाँ हैं। अब बच्चों यहाँ नदियों में किसी का नाम नहीं है, तो भारत में बहुत सी नदियाँ हैं, तो ये नदियाँ जो है किसी का नाम नहीं है, ये एक समूह का बोध है। ठीक इसी प्रकार से हिमालय एक पर्वत का नाम था, तो पर्वत यदि आएगा केवल पर्वत तो उसे हम क्या मानेंगे, जाति के रूप में मानेंगे। यदि हम कहते हैं विंध्याचल, हिमालय,
इस तरह से कोई नाम देते हैं तो वो तो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। और यदि उसको हम पर्वत, नदी इस तरह से संबोधित करते हैं तो वो एक जाति का बोध कराएगा। अब आपको जैसे कहा भारत में बहुत सी नदियाँ हैं, तो बहुत सी नदियाँ, तो नदियाँ यहाँ समूह का बोध करा रहा है। ठीक उसी प्रकार से आम फलों का राजा है। बच्चों, आम जातिवाचक में आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको बात पता है अच्छे से तो ध्यान होगा कि आम की अलग अलग नस्ल होती हैं। जैसे कि आम लंगड़ा होता है, आम दशहरी होता है, आम में अलग अलग क्वालिटी होती हैं। तो आम जो है उसके नाम अलग अलग हैं, इसलिए आम शब्द जो है वो जातिवाचक में आता है। तो जाति से मतलब ये है कि आपको वो किसी समूह का बोध कराए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। दूसरा उदाहरण देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अब मनुष्य शब्द जो है वो एक जाति का बोध करा रहा है। फिर इसी प्रकार से नारी का सम्मान करें। तो नारी शब्द जो है वो एक किसका बोध करा रहा है बच्चों? नारी शब्द जो है वो एक जाति का बोध करा रहा है। तो इस तरह से ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारी जाति क्या है? आम, मनुष्य, नारी और नदियाँ, ये जाति का बोध करा रही है। अब बच्चों हम तीसरा करते हैं। पहले हम भाव, अब जातिवाचक के जो भेद हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो अब उनके लिए आपको ध्यान देना है कि जाति के जो भेद हैं उनमें द्रव्यवाचक, संज्ञा के संज्ञा के जिस रूप से किसी संज्ञा के जिस रूप से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, उसे संज्ञा के जिस रूप से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे है बच्चों? द्रव्य में कौन कौन सी चीज़ें आती है? जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल महंगा हो गया, तो पेट्रोल आपका द्रव्य है। सोने के भाव बढ़ गए, तो सोना शब्द जो है वो आपका क्या है? द्रव्य है। दूध
कमरे में गिर गया। तो दूध शब्द जो है वो आपका क्या है, द्रव्य है। तो बच्चों यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि पेट्रोल, सोना, दूध, चांदी, पदार्थ, धातुएं जो भी जमीन के नीचे से निकलती हैं वो सब, और जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो सब, तेल, घी, ये सब द्रव्यों में आते हैं। बच्चों ये ध्यान देने की बात है कि द्रव्य क्या कहा गया है। द्रव्य का मतलब क्या है कि द्रव्य वो है जो भी जमीन के नीचे से निकाला जाता है वो सब द्रव्य है, और साथ के साथ जो भी तरल पदार्थ है उसे भी हम द्रव्य में शामिल करते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से एक बार आप बोर्ड पर अच्छे से देख लीजिए जितना लिखा गया है, क्योंकि आपको ये साथ के साथ रफ कॉपी में भी करना है। तो एक बार बहुत ध्यान से देखिए कि संज्ञा क्या है। किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, दशा, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिए गए हैं, कलम जो है वस्तु का उदाहरण है, राम व्यक्ति का उदाहरण है, कानपुर स्थान का उदाहरण है, बचपन एक भाव का नाम है। फिर आते हैं संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस समूह को ही समुदायवाचक भी कह देते हैं। फिर आता है व्यक्तिवाचक, किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति का बोध प्राप्त हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, मोहन, ये उदाहरण आपको दिए गए हैं, ये किसी के नाम हैं, अर्थात नाम आते ही मस्तिष्क में चित्र उभरे तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। फिर आता है जातिवाचक, संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध प्राप्त हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भारत में बहुत सी नदियां हैं, तो ये नदियां समूह का रूप है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य में किसी का नाम नहीं है, वो एक समूह के रूप में है मानवों के। आम फलों का राजा है तो आम फलों के समूह के रूप में है। आम जो है उसके अलग अलग नाम होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, दशहरी है, लंगड़ा है, तोतापंखी है, ये आम के नाम है। तो आम को केवल एक नाम में नहीं गिना जाएगा, वो एक जाति में रहेगा। नारी का सम्मान करें तो नारी एक समूह का रूप है। फिर जातिवाचक का जो भेद है द्रव्यवाचक, वो देखिए, संज्ञा की जिस रूप से किसी द्रव्य यानी पदार्थ का बोध प्राप्त हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि द्रव्य में क्या क्या चीज़ शामिल होती है बच्चों, द्रव्य में वो सारी वस्तुएं शामिल होती हैं जो धरती के नीचे से खोदकर निकाली जाती हैं, वो सब द्रव्य हैं। पेट्रोल, डीजल, आपका सोना, चांदी, जो भी खुदाई में निकालते हैं वो सब आपका द्रव्यवाचक में आता है। साथ ही साथ जितने तरल पदार्थ हैं, दूध, तेल, घी आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल किया गया है। यद्यपि ये जातिवाचक का भेद है, लेकिन अब इसे अलग रखते हैं तो ये द्रव्यवाचक में आपको रखना है। तो बच्चों कुल मिलाकर आज आपने जो पढ़ा है वो ये 3 भेद पढ़े हैं। अभी आपके 2 भेद बाकी हैं, समूहवाचक और भाववाचक। तो बच्चों एक बार ध्यान से सुनिए कि ये जातिवाचक का ही भेद है, समूह का रूप है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, ऊपर आपने यदि परिभाषा उतार ली है तो मैं ऊपर की परिभाषा मिटाकर लिख देती हूँ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास कोई पुस्तक नहीं है, इसलिए साथ के साथ इसको रफ कॉपी में उतारते जाइए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ये नीचे का सब लिखा हुआ है, ऊपर की परिभाषा और उदाहरण मैंने साफ कर दिए हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, समूह किसे कहते हैं। समूह का मतलब है संज्ञा के जिस रूप से समूहवाचक, संज्ञा के जिस रूप से किसी समूह का बोध प्राप्त हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
बच्चों इसके उदाहरण कुछ अलग हैं, जैसे कि उदाहरण दिया भीड़, या उदाहरण दिया आपने जलसा, शोभा यात्रा, जैसे उदाहरण हैं सेना, परेड कर रही है। अब सेना किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक समूह का नाम है। बच्चों ये ध्यान देना है कि इस समूहवाचक में कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं जो आपको मस्तिष्क में ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि ना तो हम उसे जातिवाचक में रखते हैं ना उसे द्रव्य में रखते हैं। यद्यपि वो समूह का बोध है लेकिन फिर भी वो नाम कुछ अलग हैं। जैसे सेना शब्द जो है वो समूहवाचक में आता है। गुलदस्ता फूलों का एक संग्रह है, गुलदस्ता बहुत सुंदर है। अब गुलदस्ता शब्द जो है उसको जाति में ना रख के समूह में रखा जाता है, तो यहाँ ध्यान देना है क्योंकि वो समूह दिख रहा है। एक दिखता हुआ जो समूह होता है उसे आपको किस में रखना है, समूह में रखना है। ठीक इसी प्रकार से बाजार में भीड़ है, तो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, बाजार में भीड़ है, तो ये भीड़ शब्द जो है ये समूहवाचक का है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं बच्चों, ये आप खुद ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं इसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि समूह में कौन कौन से शब्द हम रख सकते हैं जिनको हम जाति में नहीं रख सकते। जैसे सेना है, गुलदस्ता है, भीड़ है, जलसा है, शोभा यात्रा है, या आपकी शव यात्रा है। इस तरह के उदाहरण प्रत्यक्ष होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, उन्हें हमें किस में रखना है, समूहवाचक में रखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अभी आपका एक भेद बाकी है लेकिन उसको हम अगले वाले लेक्चर में पूरा करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है कि आज के जो गृह कार्य के प्रश्न हैं वो कितने हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो पहले प्रश्न में आपको केवल संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। तो जब आप जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में बच्चों आपको दोनों भेद अलग अलग बताने हैं। पहले जातिवाचक की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में उदाहरण देंगे और उसके बाद में आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक अलग अलग स्पष्ट करना है। आप चाहें तो इसे बीच में लाइन खींचकर अंतर से भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा काम आपको कॉपी में करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी कोई ग्रामर की बुक नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से इसे उतारिए। कोशिश कीजिए कि समझकर आप इसे बहुत अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।